वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और अब देखिए हमारा खास कार्यक्रम, ये जमात ना होती तो। आदमी ये कहे कि मस्जिदों को बंद कर देना चाहिए और मस्जिदों को ताले लगा देने चाहिए, इससे बीमारी बढ़ेगी, इस ख्याल को दिल से निकाल। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। गालिब अपनी शायरी में एक सवाल छोड़ गए थे, यूं होता तो क्या होता। हजारों लाखों तबलीगी जमात के लोगों के सामने ये सवाल मुंह बाए खड़ा है। क्या होता अगर उन्होंने नियम कानून का पालन कर लिया होता? क्या होता अगर उन्होंने शासन प्रशासन की सुन ली होती, अपने संक्रमण के बारे में बता दिया होता? होता यूं कि देश का आंकड़ा कम से कम 30% कम होता। होता यूं कि वो कैरियर नहीं बनते इस संक्रमण के। होता यूं कि आज देश की स्थिति बहुत बेहतर होती, क्योंकि दुनिया भर कोरोना के संक्रमण से लड़ रही है और हम लड़ रहे हैं कोरोना के संक्रमण से भी और तबलीगी जमात की लापरवाहियों से भी। अपनी जमात को थूकने का सबक रटाकर खुद फरार है मरकज का मौलाना। Spitting outside. हाँ? They are spitting outside. That's why. अच्छा, क्योंकि आपको इस समय अपना समाज का सबका ख्याल रखना है। ये बताया जा रहा है कि लोग थूक रहे हैं बाहर की तरफ, जिसकी वजह से खिड़कियों को बंद करवाना ही इकलौता ऑप्शन समझ में आ रहा है इस समय। जमात को कोरोना वॉरियर्स पर हमले की सीख सिखाकर खुद गायब है मरकज का मौलाना। जमात को बेशर्मी के रास्ते पर आगे बढ़ाकर खुद बिल में छुप गया मरकज का मौलाना। जमात को बदनामी और बीमारी से जूझने के लिए उकसाकर खुद मुंह छुपाए बैठा है मरकज का मौलाना। सुनो तो सही, क्या कह रहा कि मसला हल होने तक मस्जिद को छोड़ दो। सोचो तो सही, कैसी उल्टे दिमाग लोगों के। मसला हल होने तक मस्जिद को छोड़ दो। और हदीस में क्या है कि मसला हल होने तक मस्जिद को छोड़ना मत। वहां तो यह हुक्म कि रोजे रखकर मस्जिद में एहतिकाफ करो। कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित 10 राज्यों में जमातियों की हिस्सेदारी 91% है। देश के कुल 28 राज्यों में जमातियों ने 23 राज्यों को बीमार बना दिया। देश की कुल संक्रमण संख्या में जमातियों का योगदान 30% है। सोचने की बात है कि जमातियों की लापरवाही ना होती तो संक्रमण और मौतों के आंकड़ों में बेतहाशा वृद्धि ना होती। देश के कई हिस्से हॉटस्पॉट न बने होते, मौत के कई मरकज न बने होते। अगर हम तबलीगी जमात की घटना को और वो घटना ना हो उसको कंपेयर करें तो हमने देखा है कि जो हमारा डबलिंग रेट यानी कि कितने दिनों में केस डबल होते हैं वह करीब 4.1 है। अगर ये घटना नहीं होती और ये एडिशनल केसेस हमारे नहीं आते तो वह करीब 7.4 डेज होती। मेरी आपसे प्रार्थना है। प्रधानमंत्री ने हाथ जोड़कर अपील की। शासन ने चेतावनी देकर कोरोना की गंभीरता से अवगत भी कराया। प्रशासन ने मजबूर होकर डंडा दिखाकर समझाने की कोशिश की, लेकिन मरकज के मौलाना साद की पिलाई घुट्टी इतनी असरकारी थी कि जमातियों ने देश, कानून और मानवता को किनारे करके हाथों में पत्थर और मुंह में थूक जमा कर लिया और अपने कैरेक्टर के कपड़े उतार दिए। आज की सच्चाई यह है कि तमाम नोटिसों और अपीलों के बाद भी मौलाना साद अब भी बाहर निकलने को तैयार नहीं। तलाश जारी है। पुलिस की क्राइम ब्रांच की एक टीम थाना कांधला पर आई थी। वहां से कांधला पुलिस की एक टीम को साथ लेकर वो कांधला कस्बा में स्थित मौलाना साद के पुश्तैनी फार्म हाउस में पहुंचे। वहां पर उन्होंने जो मौजूद लोग मिले उनसे पूछताछ की, उनसे जानकारी प्राप्त की तथा कई कमरों की वहां पर फार्म हाउस में तलाशी ली और अच्छे से जांच पड़ताल की। करीब 1.5 से 2 घंटे टीम फार्म हाउस पे मौजूद रही। उसके बाद वो लोग दिल्ली वापस लौट गए। मौलाना साद ने आज तक को एक्सक्लूसिव लिखित इंटरव्यू दिया है और आज तक के कई सवालों का जवाब मौलाना साद ने दिया है। मौलाना साद से आज तक ने सीधा सवाल पूछा कि वो इस वक्त कहां है। मौलाना साद ने जवाब दिया कि एजेंसियां जानती हैं मैं कहां हूं। आज तक ने मौलाना साद से पूछा क्या उसने कोरोना टेस्ट करवाया,
तो मौलाना साद ने कहा कि क्राइम ब्रांच के कहने पर उसने कोरोना जांच करवाई है, लेकिन उसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। आज तक ने मौलाना साद से पूछा कि आपने लोगों को आत्महत्या के लिए क्यों उकसाया। मौलाना साद ने जवाब में कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए मुझ पर केस दर्ज किया जाए। आज तक ने मौलाना साद से यह भी पूछा कि जमाती जो जगह जगह बदसलूकी कर रहे हैं, जो खबरें आ रही, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम किसी का समर्थन नहीं करते। कोरोना की चिंगारी भड़की तो तबलीगी जमात ने उसे जंगल की आग में तब्दील कर दिया। पहले तो वो पुलिस प्रशासन की पकड़ में नहीं आ रहे थे, जब तक पकड़ में आने लगे तो उसके बाद उनकी तरफ से जिस तरह का व्यवहार हुआ उसने पूरे देश को सन्न कर दिया। 1 महीना होने को आ रहा है, लेकिन अभी भी ये जमात पूरे देश के लिए सरदर्द बनी हुई है। जमातियों के कितने सेंटर हो सकते हैं, जमाती कहां हो सकते हैं, किस किस से मिल सकते हैं, पता लगा पाना संभव ही नहीं। तब तो और मुश्किल है जब एक प्रोफेसर भी जमातियों को छुपाने में अपनी सारी विद्या लगाने में जुटा हो। प्रयागराज के प्रोफेसर शाहिद ने विदेशी जमातियों को कई दिन तक छुपाकर देश के विश्वास को जो ठेस लगाई वो छोटी बात नहीं। आंकड़े चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि जमातियों की करतूतों ने कोरोना जंग में समानांतर जंग छेड़ रखी है। शासन प्रशासन को छोड़ दीजिए और मुस्लिम धर्म गुरुओं की अपीलें तक सुनने को तबलीगी जमाती तैयार नहीं। एहतियाती तदाबीर के एतबार से एक यही चीज़ है कि लोग आपस में न मिलें, न जुलें, इज्तिमात न करें, न मजहबी इज्तिमात करें, न शादी ब्याह करें, न सियासी इज्तिमात करें। मैं समझता हूँ ये लापरवाही है और इस लापरवाही का पूरा खमियाजा जो है हमारे पूरे देश को और देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आज जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ बहुत ही करीब से कि जगह जगह से लोगों को निकल रहे हैं, ऐसी लापरवाही नहीं होना चाहिए। जाने जमातियों में कौन सा ऐसा वायरस पहले से इंजेक्ट हो चुका है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्मियों को देखते ही उनके अंदर की इंसानियत मर जाती है और वो आक्रामक हो उठते हैं। लॉकडाउन में रोकथाम की तमाम कोशिशों के बावजूद बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण को फैलाने के जिम्मेदार जमातियों के आंकड़े डरावने हैं। देश के टॉप 10 कोरोना प्रभावित राज्यों में तबलीगी जमातियों ने जिन राज्यों में सबसे ज्यादा कहर बरपाया है उसमें तमिलनाडु में 84%, दिल्ली में 63%, तेलंगाना में 79%, यूपी में 59%, आंध्र प्रदेश में 61%, असम में 91%, अंडमान निकोबार में 83% केस जमात से ही संबंधित हैं। कुछ उदाहरण और जान लीजिए तो जमातियों से उपजे संकट को समझाने के लिए काफी है। अरुणाचल प्रदेश का एकमात्र संक्रमित व्यक्ति मरकज का ही जमाती है। आंध्र प्रदेश में 3 से 17 साल के 40 बच्चे दिल्ली मरकज से निकले उनके परिवारों की वजह से संक्रमित हैं। आंध्र प्रदेश में ही 124 महिलाएं मरकज से लौटे उनके परिजन की वजह से संक्रमित हैं। रायबरेली में हाल ही में 33 कोरोना पॉजिटिव केस आए, जिनमें 31 का संबंध जमात से था। केरल में 280 से 300 जमाती अब भी छुपे हैं। महाराष्ट्र में 45 से 50, उत्तर प्रदेश में 25 से 30, बिहार में 20 से 30, तमिलनाडु में 20 से 25 और कर्नाटक में 15 से 20 के करीब जमातियों ने खुद को छुपाए रखा है। तबलीगी जमात का जो रवैया सामने आया है उससे कहीं न कहीं निराशा लोगों को हुई है, क्योंकि एक तरफ पूरा मुल्क इकट्ठा होकर कोरोना के जहर को फैलने से रोक रहा है और वहीं तबलीगी जमात के कुछ मुट्ठीभर लोग इस कोरोना रूपी जहर को फैलाने का काम कर रहे हैं। इस संकट की घड़ी में सभी हमारे मुस्लिम धर्मगुरु आज सरकार के साथ हैं, पूरी सरकार को सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ मुट्ठीभर लोग हैं जो अपनी जिद पर आकर अभी अपनी पहचान को छुपा रहे हैं और इस जहर को फैलाने का काम कर रहे हैं। हर छुपा संक्रमित जमाती अपने आप में कोरोना का दोस्त है और मानवता का दुश्मन। कोरोना से लड़ाई का दायरा कुछ तो सिमटा होता अगर लापरवाही और वैचारिक शून्य वाला मरकज न हुआ होता। एक तो 1.25 अरब की आबादी को लॉकडाउन जैसे कड़े फैसले के लिए तैयार करना, उस पर से तबलीगी जमात के लोगों की इस तरह की हरकतें कि शासन प्रशासन को कड़े फैसले लेने पर मजबूर होना पड़ा। जिहालत की जमात क्यों ना कहा जाए तो तबलीगी का तमगा क्यों ना दिया जाए। हरकतों की तुलना हैवानियत से क्यों न की। कोरोना के जो मामले दुगने होने में पहले 7 दिन से ऊपर लग रहे थे, जमात कांड होने के बाद वही मामले करीब 4 दिन में 2 गुने होने लगे।
हालांकि लॉकडाउन के बाद डबलिंग रेट पर दोबारा नियंत्रण पाया गया है, लेकिन हरकतों ने साबित कर दिया कि जिस्म से ज्यादा ज़हन बीमार है। गाजियाबाद के अस्पताल में जमातियों पर अस्पताल परिसर में निर्वस्त्र घूमने, नर्सों के साथ छेड़छाड़ करने और अस्पताल के स्टाफ से सिगरेट मांगने के भी आरोप लगे। यूपी सरकार ने उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट लगाने के आदेश दिए। बिजनौर के जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में इंडोनेशिया के 8 नागरिकों सहित 13 लोगों ने अंडे और बिरयानी की फरमाइश पूरी न होने पर हंगामा किया। दिल्ली के एक क्वारंटीन सेंटर में जमातियों पर बोतलों में मलमूत्र फेंकने के आरोप लगे। नरेला के क्वारंटीन सेंटर में 2 जमातियों ने अपने ही कमरे के बाहर शौच किया। फिरोजाबाद के आइसोलेशन वार्ड में जमातियों पर अस्पताल परिसर में थूकने के आरोप लगे। देहरादून मेडिकल कॉलेज में भर्ती जमातियों ने अस्पताल में जमकर बवाल मचाया। वो जो कर रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक बड़े समाज पर सवालिया निशान खड़ा करने की कोशिश हो रही है, जो या कोशिश वो खुद कर रहे हैं, वो बहुत गलत है। इसलिए उनको जो है वो चाहे वो लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं उनसे सहयोग करना चाहिए, चाहे वो जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनसे सहयोग करना चाहिए। और वो जिस तरह से चीजें कर रहे हैं और जिस तरह की जिद को वो अपने जुर्म का रूप बनाते जा रहे हैं, वो उसकी वजह से न केवल देश के लोगों में बल्कि खुद मुस्लिम समाज में उनके प्रति जो है वो घृणा और नफरत का माहौल पैदा हो रहा है। तबलीगी जमात के खिलाफ मार्च के आखिर में ही महामारी एक्ट और आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज किया गया था। अब जमात प्रबंधन के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या भी जोड़ दी गई है। इसके साथ ही पुलिस ने वीजा नियमों का उल्लंघन करने वाले 1900 जमातियों को लुकआउट नोटिस जारी किया है। शासन प्रशासन सख्ती के लिए मजबूर है। अन्यथा उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग कंट्रोल करने की ओर पूरी तरह इसको बढ़ चुके थे, लेकिन अचानक ये संख्या बढ़ी है और तबलीगी जमात से जुड़े हुए जितने भी लोग थे उन सब को भी क्वारंटाइन में डाल करके उनके कांटेक्ट से जुड़े हुए लोगों को अब प्रयास किया जा रहा है कि हम उन्हें ले करके उन्हें भी क्वारंटाइन में डाल करके पूरे समाज को यानी कोरोना को स्प्रेड होने से रोक सकें। यूपी के सहारनपुर में 54 विदेशी जमातियों को सीजेएम के आदेश से न्यायिक व्यवस्था के तहत अस्थायी जेल भेज दिया गया है। कुछ विदेशी जमाती जो तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं यहाँ पर आए थे और कुछ समय पूर्व उनके विरुद्ध यहाँ पर विदेशी अधिनियम के अंतर्गत और आईपीसी के धाराओं के तहत जो मुकदमा कायम कराया गया था, एफआईआर लिखी थी। लेकिन चूंकि ये सभी जमाती जो है इनको क्वारंटाइन किया जाना था, इनका कोरोना टेस्ट होना था, तो इनको क्वारंटाइन किया गया था और ये क्वारंटाइन फैसिलिटीज़ में रखे गए थे। अब वो अवधि पूर्ण हो चुकी है और इसके बाद में एक अस्थायी जेल शासन द्वारा अधिग्रहित करी गई है, उसमें इनको शिफ्ट किया। इसी तरह यूपी के कानपुर में भी जमातियों के लिए जेल बना दी गई है। कानपुर में ठीक होने वाले जमातियों को एक स्कूल में तैयार की गई जेल में भेजा जा रहा है। मौलाना साद, आज इस एक नाम की तलाश पूरे देश की पुलिस को है, लेकिन सवाल ये उठता है कि ये व्यक्ति है कौन जो कि अचानक निजामुद्दीन मरकज के इस आयोजन के बाद से लाइमलाइट में आया है। दरअसल तबलीगी जमात और मौलाना साद, इसका जो नियंत्रण है एक बहुत बड़ी आबादी पर, उसे समझना बहुत जरूरी है कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। यह ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी, यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल। 150 देशों में जिसकी जमात चलती है, जिसके इशारे पर दिल्ली के मरकज में हजारों तबलीगी जुटते हैं, जिसकी आवाज पर कानून की धज्जियां उड़ाते हैं जमाती। कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं। कभी क्वारंटीन के लिबास में छुपता, कभी अपीलों को बदल बदल कर बहानों के कपड़ों से मुंह छुपाता, कभी कोरोना को लेकर सजगता के संदेश के पीछे अपनी खतरनाक सोच को दबाता। ये मौलाना साद कंधालवी है, मरकज का मास्टर, देश में कोरोना विस्फोट का मास्टरमाइंड। क्राइम ब्रांच और ईडी का शिकंजा कसा तो सुर बदल गए, सारी हेकड़ी निकल गई। मजहबी नॉलेज विज्ञान की वकालत करने लगी। किसी कुएं में गिर जाने वाले को कुएं से निकालना और उसकी जान बचाना हर उस शख्स का फरीजा है
जो इसको निकालने की इस्तिताअत रखता है। ये बात मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हर मुसलमान और ख़ुसूसन हमारे दावत के साथी जिनको क्वारंटाइन में रखा गया और उनके टेस्ट किए गए, अल्हम्दुलिल्लाह उनमें अक्सर शुरू से ही नेगेटिव आए हैं, लेकिन बाज़ लोगों के पॉजिटिव आने के बाद उनका इलाज किया गया और उनमें भी अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर नेगेटिव होकर सेहतयाब हो गए हैं। उनमें से कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं। तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हज़रात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा पैगाम मौसूल हो वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। आइए आपको बताते हैं कि कोरोना काल में खलनायक बनकर उभरा मौलाना है कौन, कहां से आया है, करता क्या है। मौलाना साद भारतीय उपमहाद्वीप में सुन्नी मुसलमानों के सबसे बड़े संगठन तबलीगी जमात के संस्थापक मोहम्मद इलियास कंधालवी का पड़पोता है। तबलीगी जमात के दूसरे अमीर रहे मौलाना मोहम्मद यूसुफ मौलाना साद के दादा हैं। विवादों के बीच मौलाना साद 16 नवंबर 2015 को तबलीगी जमात का अमीर बना। खुद को सदियों पुरानी परंपराओं के हिसाब से अमीर कहलाने की ख्वाहिश के पीछे मानसिकता का क्या स्तर रहता होगा, समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। मौलाना साद का विवादों से पुराना नाता है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब साद ने खुद को तबलीगी जमात का स्वयंभू अमीर घोषित कर दिया। इस घोषणा के बाद जमात के बुजुर्ग धर्म गुरुओं ने साद का जबरदस्त विरोध किया, लेकिन मौलाना के तीखे तेवर के बाद तबलीगी जमात दो फाड़ हो गई। एक गुट का नेतृत्व मौलाना साद ने किया और दूसरे का मौलाना मोहम्मद जुहैरुल हसन ने। 2016 के जून महीने में साद और जुहैरुल हसन के धड़े के बीच हिंसक झड़पें हुई। दोनों ग्रुप ने एक दूसरे पर घातक हथियारों से हमला किया। इस झड़प में करीब 15 लोग घायल हुए। तब पुलिस प्रशासन की दखल से शांति कायम हुई थी। मौलाना साद के ग्रुप के हिंसक व्यवहार से घबराकर तबलीगी जमात के कई सदस्य निजामुद्दीन छोड़कर भोपाल चले गए। इसके बाद देश में तबलीगी जमात के दो धड़े बन गए। एक धड़े का केंद्र निजामुद्दीन में जबकि दूसरे का भोपाल में। तबलीगी जमात की कमान संभालने के बाद मौलाना साद ने भोपाल में एक विवादित बयान दिया। साद ने कहा, निजामुद्दीन मरकज मक्का और मदीना के बाद दुनिया का सबसे पवित्र स्थल है। दारुल उलूम देवबंद ने मौलाना साद के इस बयान को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बताया। साद के खिलाफ फतवा जारी हुआ। 2017 के फरवरी में जारी फतवे में कहा गया कि मौलाना साद कुरान और सुन्नत की गलत व्याख्या कर रहा है। पूरी दुनिया में तबलीगी जमात के लोगों की बड़ी संख्या है, लेकिन अगर उनका कोई एक हेडक्वार्टर है तो वो दिल्ली के निजामुद्दीन बस्ती में ये जो मरकज है। लॉकडाउन के बाद से तमाम लोगों ने अपनी अपनी इच्छाओं का त्याग किया, लेकिन तबलीगी जमात के लोगों की अपनी जिद रही, जिस कारण लॉकडाउन का ये हाल हम आज की तारीख में देख पा रहे हैं। दरअसल जमात का समाज के लिए क्या योगदान है इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती है, लेकिन हाँ, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के कई देशों में कोरोना के संकट काल में इनकी भूमिका क्या रही है वो जरूर देखिए। जमाती पहचान छुपाए मकानों मोहल्लों में छिपे हैं। इन लोगों ने इस बात को छुपाया है कि ये फ्रांस और साउथ अफ्रीका होते हैं। जमातियों का उन्मादी मौलाना खुद को बचाने में बिजी है। एजेंसी जानती है कि मैं कहां हूं। क्राइम ब्रांच ने नोटिस दिया, हमने जवाब दिया। पुलिस मेरे बेटे की मौजूदगी में मेरे घर की तलाशी भी ले चुकी है। क्राइम ब्रांच ने कोरोना का टेस्ट करवाने के लिए कहा, हमने वो करवाया। क्राइम ब्रांच जो कुछ भी कह रही है वो सब हम कर रहे हैं। मौत के बढ़ते आंकड़े के साथ जमातियों की मौत हो रही है। तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं। मौलाना साद की बात पर जमातियों ने एतबार किया और संक्रमण के साथ मौत उनके मुकद्दर का हिस्सा बन गई। क्योंकि चाइनीज वायरस कोरोना मौलाना साद की अपील कैसे समझ पाता। कोरोना को लेकर उकसाने के समय ये धारणा बनाई गई कि जो जमाती हैं उनका कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन कोरोना ने बख्शा उनको भी नहीं जिन्होंने लोगों को भड़काया। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल। मार्च महीने में लाहौर के रायविंड में जमातियों का जलसा हुआ, जिसमें फैसलाबाद का तबलीगी चीफ
मौलाना सुहेब रूमी भी शामिल हुआ था। कुछ दिनों बाद सुहेब रूमी की कोरोना की वजह से मौत हो गई। दिल्ली के मरकज से निकला दक्षिण अफ्रीका का मौलाना यूसुफ। मौलाना साद की बातों पर एतबार करके वापस दक्षिण अफ्रीका लौटा, लेकिन कोरोना ने उसे भी बख्शा नहीं। मौलाना खुद तो मरे, अपने पूरे परिवार को कोरोना की चपेट में छोड़ गए। काबा बंद था, उम्रा की रस्म बंद थी, मदीने की जियारत भी बंद थी, लेकिन जमाती न जाने किस जमात से आते हैं कि वो लगातार चल रहे थे अपने कंधों पर कोरोना का गट्ठर लेकर। तबलीगी जमात के लोग दुनिया भर के 150 से ज्यादा देशों में फैले हैं। ये समय समय पर अलग अलग देशों में सम्मेलन करते हैं, जिसे इज्तिमा कहा जाता है। इस सम्मेलन में हजारों यहाँ तक कि लाखों लोग भी जुट जाते हैं। इसी इज्तिमा ने दक्षिण पूर्व एशिया से लेकर अफ्रीका के पश्चिमी भाग तक संक्रमण को फैलाया। कुआलालंपुर की पेटलिंग मस्जिद में 27 फरवरी से 1 मार्च तक जुटे 16,000 तबलीगियों ने ब्रुनेई, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम तक संक्रमण फैलाया। 11 से 12 मार्च तक तबलीगियों का जलसा पाकिस्तान के रायविंड में हुआ। इस जलसे में करीब 2.5 लाख जमाती जुटे। इनसे पाकिस्तान में तो वायरस फैला ही, किर्गिस्तान, नाइजीरिया तक संक्रमण फैला। इसके बाद तमाम प्रतिबंधों के बावजूद दिल्ली के मरकज में जमाती जुटे थे। यहाँ से 16 देशों के जमाती बाहर आए। पाकिस्तान में एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो जमातियों के उत्पात से परेशान है, जबकि इंडोनेशिया ने पहले ही इज्तिमा यानी सम्मेलन पर रोक लगा दी थी। शुबा सिंध और पंजाब में तबलीगी जमात के खिलाफ क्रैकडाउन, सैकड़ों अरकान गिरफ्तार, तबलीगी मराकज को करंतना करार देकर आइसोलेट कर दिया गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, इंजमामुल हक, वहां के पूर्व राष्ट्रपति फारूक लेघारी, दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर हाशिम अमला, ये सब तबलीगी जमात से संबंध रखते रहे। अब आपको ये भी समझना जरूरी है कि इसका फलसफा, इसकी सोच क्या है। ऐसा माना जाता है कि अंग्रेजों से आजादी के समय एक लड़ाई हिंदू धर्म के शुद्धिकरण और धर्म वापसी की भी चल रही थी। आर्य समाज इस मिशन पर काम कर रहा था। तब मुसलमानों को हिंदू बनने से रोकने के लिए तबलीगी जमात की स्थापना हुई। इसके संस्थापक मौलाना साद के दादा इलियास कंधालवी थे। जमात में इस्लामी शिक्षाओं को सर्वोपरि रखा गया। मौलाना इलियास ने ही दिल्ली के मरकज की भी नींव डाली, जो धीरे धीरे पूरी दुनिया में तबलीगी जमात का मुख्य केंद्र बन गया। मौलाना इलियास ने मरकज में तबलीगी जमात को जब जोड़ना शुरू किया, तब सच्चाई, अच्छाई और नेक नियति के रास्ते पर चलने की शिक्षा दी। लेकिन आज जो तबलीगी जमात का चेहरा सामने आया है, वो बेहद शर्मनाक है। लोग देश को कोरोना के संकट से बचाने के लिए जान की बाजी लगा रहे हैं। उनके साथ जमातियों का व्यवहार निंदनीय है। आरोग्य कर्मियों के खिलाफ कोई हिंसा या हैरेसमेंट अब बर्दाश्त नहीं होगी और इसलिए उनको पूरा संरक्षण देने वाला एक अध्यादेश आज लागू करने का फैसला हुआ है। आज मरकज के जमाती जिन जिन देशों में हैं, वो हर जगह संक्रमण के कैरियर बनकर अपने मुल्क और कौम। हम लोगों ने दारुल उलूम फिरंगी महल से ये फतवा जारी करके ये इस बात की वजाहत की है कि जिस किसी को भी कोरोना वायरस से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स हैं, उसको चाहिए कि वो सामने आकर के अपनी जांच कराए, और अगर ऐसा नहीं कराता है तो ये गैर शरई अमल होगा, नाजायज़ होगा, क्योंकि मज़हब इस्लाम में इंसान की जान को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है और ख़ुद कुरान में अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि तुम अपनी जानों को और दूसरों की जानों को हलाकत में न डालो। इस वजह से इंसान को अपनी जान और अपने घर वालों और अपने पड़ोसियों और शहरियों की जान को मद्देनज़र रखते हुए जिस किसी को भी इसके सिम्टम्स नज़र आएँ, उसको खुद सामने आकर के अपनी जांच करानी चाहिए। गुनाह है, चाहे वो धर्म वाला करे चाहे गैर धर्म वाला करे। इतना बड़ा गुनाह मरकज वालों से हुआ है, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, लेकिन हमें इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। मौलाना साद की तकरीर जो हमने सुनी है, किसी डॉक्टर ने मना नहीं किया है कि आप नमाज मत पढ़िए, किसी डॉक्टर ने नहीं कहा है कि आप इबादत मत कीजिए। हम लोग घरों में, पूरा हिंदुस्तान दुआएं मांग रहा है कि मौला किसी तरीके से ये बीमारी हमारे मुल्क से बाहर हो जाए। इसमें नमाजों से लोग कहाँ दूर हैं। दुनिया भर के तबलीगी जमातियों के लिए ये पावर सेंटर है। माना जाता है कि पूरी दुनिया में करीब 15 करोड़ इसके सदस्य हैं, जिनकी आस्था दिल्ली के मरकज में है। पाकिस्तान के रायविंड में मदनी मस्जिद में इनका बड़ा सेंटर है, लेकिन दुनिया भर में दिल्ली के मरकज का जो स्थान है वो किसी का नहीं। जमात के लिए इस मरकज की हैसियत तीर्थ स्थल जैसी है। तबलीगी जमात का उद्देश्य ये है
कि अच्छे कामों का हुक्म किया जाए और बुरे कामों से रोका जाए, यानी कि नेक काम किए जाएं। ऐसे काम जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करने का हुक्म दिया है वो काम किए जाएं, और जिन कामों से मना फरमाया है उन कामों से रुका जाए। ये तबलीगी जमात का उद्देश्य है। निजामुद्दीन में बंगले वाली मस्जिद में बना तबलीगी जमात का मरकज 3 एकड़ में फैला है। मरकज की 7 मंजिली इमारत में करीब 10,000 लोग एक साथ ठहर सकते हैं। इतना ही नहीं, 6,000 के करीब लोग एक साथ नमाज पढ़ते हैं। हर रोज यहाँ दोपहर और शाम को करीब 2,000 लोग खाना खाते हैं। इसका सारा खर्च तबलीगी जमात निजामुद्दीन मरकज से ही देश और दुनिया भर के लिए जमातें निकलती हैं जो इस्लाम का प्रचार करती हैं। हालांकि मरकज की बिल्डिंग पर कई तरह के टैक्स बकाया हैं और बिल्डिंग को अवैध माना गया है, जिसकी वजह से मरकज पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी चल रही है। जमात पूरी तरह से इस्लामी संगठन है। इसका मुस्लिम समाज के किसी आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक गतिविधियों से सरोकार तो ये किसी प्रकार की सरकारी मदद लेता है। इसकी कोई भी अपनी वेबसाइट, अखबार या फिर टीवी चैनल नहीं है। बिना प्रचार प्रसार के जरिए ये लोग धार्मिक सम्मेलन के लिए लाखों की भीड़ जुटा लेते हैं। यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। पाकिस्तान के लाहौर के पास रायविंड में तबलीगी जमात का दूसरा मरकज है। यहाँ आमतौर पर अक्टूबर के महीने में सम्मेलन होता है। इसमें दुनिया भर के तबलीगी जमात से जुड़े लोग शिरकत करते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में आमतौर पर साल के आखिर में सम्मेलन होता है। भारत में भी हर साल एक बड़ा सम्मेलन होता है। सम्मेलन में लाखों की भीड़ जुटती है। तमाम शिक्षाओं के बीच थूकना, भद्दे इशारे करना, देश के नियम और कानून को न मानना, क्या ये भी जमात की शिक्षा का विषय है? ये एक शोध का विषय है। कई राजनीतिक संगठनों और अल्पसंख्यक आयोगों ने इस जमात पर पूरी तरह प्रतिबंध की वकालत की। बात धर्म की नहीं होती, बात होती है सोच की, बात होती है विचारधारा की। और इसीलिए तबलीगी जमात की जो कट्टर सोच रही, कट्टर विचारधारा रही, उस कारण सिर्फ भारत में ये उत्पात की बात नहीं है, बल्कि दुनिया के कई देशों ने तो, जिनमें सऊदी अरेबिया भी एक है, तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा रखा। सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर बैन, प्रचार प्रसार पर लगी रोक। मध्य एशियाई देशों में भी लगा प्रतिबंध। हिंदुस्तान में जिस तरह से तबलीगियों ने कोरोना संक्रमण को फैलाने में आग और घी की भूमिका निभाई, जिस तरह से डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ अभद्रता और अश्लीलता का तमाशा किया, उसके बाद सवाल उठ रहा है कि तबलीगी जमात पर प्रतिबंध क्यों न लगा दिया जाए। निजामुद्दीन मरकज की तबलीगी जमात के लोग देश की मस्जिदों से मौत बांटने निकले थे। मस्जिदें अल्लाह की रहमत के लिए होती हैं, लेकिन इन तबलीगी जमातियों ने मस्जिदों को मौत का घर बना दिया। दिलचस्प बात यह है कि हिंदुस्तान में जिस तबलीगी जमात को खुलेआम जलसा करने और देश विदेश से जमातियों को बुलाने की छूट है, उसी तबलीगी जमात की एंट्री सऊदी अरब में पूरी तरह से बैन है। उस सऊदी अरब में जहां से इस्लाम की शुरुआत हुई। सऊदी अरब ही नहीं, मध्य एशियाई देशों जैसे कि उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान के साथ साथ ईरान में भी जमात को इस्लाम के प्रचार प्रसार की इजाजत नहीं है। जमात का इस आधार पर कई मुस्लिम देशों में विरोध होता है कि ये एक रूढ़िवादी संगठन है। इसके विचार चरमपंथी हैं। कोरोना संकट के समय जिस तरह का व्यवहार भारत में जमातियों का सामने आया है, उसके बाद भारत में भी इनके खिलाफ कई तरह के केस दर्ज हो चुके हैं। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।